हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी है, उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्रिएटिविटी के बारे में डिटेल में पढ़ा था, इसके एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और क्रिएटिविटी का कैसे जो है डिफरेंट लोगों ने टाइम टू टाइम कैसे उसके बारे में डेफिनेशन दी है। और इसके अलावा जो है हमने इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फिडेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी जो कि सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें हम कवर करेंगे। स्टेजेस में क्या है कि ग्राहम बेलास का नाम इसमें फेमस है, उन्होंने ही जो स्टेजेस है उसके ऊपर रिसर्च की थी। इन्होंने क्या कहा है कि मेनली जो है 4 तरह के जो स्टेप्स होते हैं। क्रिएटिव जो बंदा होता है, जो इंडिविजुअल जो होता है, जो क्रिएटिव होता है, वो इन 4 स्टेजेस में से होकर निकलता है, तभी हम उसको कहते हैं कि वो क्रिएटिव है। जिसमें क्या नंबर 1 पे स्टेज ऑफ प्रेपरेशन। इसमें क्या होता है, जो क्रिएटिव जो सब्जेक्ट होता है वो बिगिंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एट टाइम्स सम सॉल्यूशन। वो सबसे पहले क्या करता है, जो उसके पास प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड डिफरेंट जो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करता है, क्योंकि वो गलतियां भी करता है, फिर दोबारा करता है, फिर मतलब कि वो कुछ उसको सॉल्यूशन ही निकालता रहता है। थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, रिकॉलिंग करता है। तो इसमें वो है कि द सब्जेक्ट बिगिंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एंड अटेम्प्ट सम सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशन निकालता है वो। एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द state of trial and error, and therefore the subject is advised to learn as much as possible about the problem area। जितना ज़्यादा हो सकता है उसके ऊपर वो काम करता है। एंड इन प्रेपरेशन द थिंकर बिगिंस रिकॉलिंग, रिकॉल को जो अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसको पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको रिकॉल करता है। एंड इन्वेस्टिगेटिंग इन ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन। जहाँ से भी हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट जगह से वो इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाए। इन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द फोकस क्वेश्चन क्या होता है, इंटरेस्ट इज टू लिस्ट ऑल द कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द फोकस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होता है, जो उसकी प्रॉब्लम होती है, उसका कहने का मतलब कि हर ढंग से वो कोशिश करता है कि जितने भी अपने जो रिकॉल करके अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर ताकि वो प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन जो है वो ढूंढे, ताकि जो उसकी प्रॉब्लम है वो उसको, जैसे ये हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये किसी भी फील्ड में हो सकती है। आर्ट्स में कोई भी हम जैसे कहते हैं कि ये बहुत क्रिएटिव है किसी भी चीज़ में, तो उसमें मेनली क्या होता है, वो कैसे क्रिएटिव होता है कि उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसके वो कैसे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या है कि वो बिना किसी टेंशन के वो कॉन्शियसली हर ढंग से जितने भी जो है प्रॉब्लम को हो सकते हैं सॉल्यूशन उनको ढूंढता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में जो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस आते हैं और वो उनमें ही लगा रहता है कि कैसे कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा कि इन द सेकंड स्टेज द सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट नॉट क्लियर। डिफरेंट जो सॉल्यूशन के दिमाग में आते हैं उन्हीं में ही कोई एक सॉल्यूशन वो होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। द सब्जेक्ट मस्ट नॉट इंटेंशनली वर्क ऑन द प्रॉब्लम। उस पर वो काम कर रहा होता है, इंटेंशनली उसको नहीं पता होता कि उसके पास सॉल्यूशन आ गया। इंस्टेड इट अलाउड टू लिंक इनटू द अनकॉन्शियस माइंड में कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे इस प्रॉब्लम का हल वो ढूंढे। एंड इन दिस स्टेज द सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट इज नॉट क्लियर। फाइनली जो ढूंढता रहता है तो क्या होता है, उसको एग्जिस्ट तो होता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि ये उसका सॉल्यूशन है, इसलिए वो ऑल्टरनेटिवली कई सॉल्यूशंस को देखता रहता है। देयरफॉर द थिंकर मस्ट नॉट इंटेंशनली वर्क ऑन द प्रॉब्लम, इंस्टेड ही और शी शुड बी अलाउड टू सिंक इनटू द अनकॉन्शियस एंड द थिंकर एडवाइज टू रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज फोकस क्वेश्चन विच माइट लीड हिम और हर टू मॉडिफिकेशन ऑफ द फोकस क्वेश्चन। अब क्या होता है, उसके जब वो काफ़ी सोचता है अनकॉन्शियस माइंड में उसके बहुत चीज़ें उसकी ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे देखता है तो उसको पता नहीं होता कि जो सॉल्यूशन है उसकी थिंकिंग में आ गया है। तो ऐसे में जब वो ट्रायल एंड एरर करता है तो उसको कहा जाता है कि ठीक है, आप जब उसको लगता है कि मुझे लगता है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको रिलैक्स होने के लिए कहा जाता है। और फिर क्या होता है, जिससे कि वो जो है या तो वो
ढूंढ ले, उसको नहीं मिलता तो क्या करता है, कोशिश करता है कि जो क्वेश्चन है उसी को ही वो मॉडिफाई कर दे। तो कहने का मतलब कि वो इसमें वो लगा रहता है अपनी स्टेज के अंदर कि कैसे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती हैं उसके अंदर कोशिश करते हैं कि अटैम्प्ट करता रहता है सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन इनफैक्ट क्या होता है जब वो करता रहता है ये तो उसके पास जो है ऑलरेडी सोल्यूशन आ चुका होता है, लेकिन उसको उसके बारे में ही और शी इज़ टोटली अनअवेयर अबाउट दैट सोल्यूशन। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब कि इनसाइट सडन क्या होता है, जब उसके साथ डिफरेंट उसके सामने सॉल्यूशन होते हैं उसको पता नहीं होता तो क्या होता है एकदम से कई बार विदाउट जो है इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन उसके दिमाग में आता है लेकिन क्या होता है पता ना होने से क्या होता है क्विकली उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्या होता है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इटसेल्फ जो होता है उसकी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन को पता होता है और वो एकदम से आता है सामने जो है आफ्टर हिज और हर डीप अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है द थर्ड स्टेज द सब्जेक्ट सडनली एक्सपीरियंस इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम व्हेन ए न्यू सिचुएशन सॉल्यूशन आइडिया रिलेशनशिप एमर्जेंस। सडनली उसको एकदम क्लिक करता है कि नहीं मेरे पास तो सॉल्यूशन है इस चीज़ का। एंड इन अदर वर्ड द सब्जेक्ट अटेम्प्ट टू रीफॉर्मुलेट हिज आइडियाज और टू फॉर्मुलेट न्यू आइडिया। या तो क्या होता है उसको सॉल्यूशन मिल जाता है या फिर वो क्या करता है, नहीं तो जैसे हमने पहले वाली स्टेज में पढ़ा कि इंक्यूबेशन में उसको नहीं मिलता तो वो फिर से उसको मॉडिफाई करता है अपने क्वेश्चन को। तो वो वही कह रहा है कि तो जब अटेम्प्ट टू रीफॉर्मुलेट फिर से जब उसको नहीं मिलता तो फिर से उसको रीफॉर्मुलेट करता है, नए में उसको चेंज करता है। एंड द सब्जेक्ट इज मोर एक्टिव एंड मोर कॉन्शियस वर्क इज नीडेड इन दिस स्टेज, क्योंकि वो जब वो रीफॉर्मुलेट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसको सोचना पड़ता है, उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, बहुत कॉन्शियसली उस पर अपने एफर्ट्स जो है डालने पड़ते हैं। In this stage of illumination, the thinker experiences insight into the problem with a new solution, idea, relationship emerges। अपने आप ही कोई न्यू सोल्यूशन उसके दिमाग में आ जाता है, क्लिक करता है, जिसको हम इंसाइट बोलते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। Thus he or she attempts to reformulate his or her ideas or to formulate new one। या तो वो क्या करता है उसी का सोल्यूशन मिल जाता है या उसको अपने आइडियाज़ को रिफॉर्मुलेट करता है और फिर उसको सोल्यूशन को ढूंढने में वो लग जाता है। देन अ स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। अब फाइनली क्या होता है द सब्जेक्ट ट्राइज टू एंड चेक्स द सोल्यूशन। जिसको सोल्यूशन मिल गया है उसको वो चेक करता है कि जो उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन उसको मिला है क्या वो वास्तव में सही है, क्या उसको वो जो प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन मिला है इस सॉल्यूशन उसको लगता है कि वो सही है तो ठीक है, जो सॉल्यूशन नीड्स द प्रॉब्लम तो ठीक है उसके हिसाब से है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करता है फिर से वो मॉडिफाई करता है और अगेन जो है ऐड स्टार्ट कर देता है अपने या चेंज करना शुरू करता है अपनी प्रॉब्लम को। तो उसमें कहे फाइनली द सब्जेक्ट ट्राइज and check the solution. In this stage some modification may also occur to ideas reached in the previous stages। कई बार उसको जो है modification की जरूरत पड़ती है। In this stage of verification the thinker test और tries and checks। जो उसको सोल्यूशन मिला है उसको टेस्ट करता है, ट्राई करता है, चेक करता है सोल्यूशन जो उसने उसको मिला है ही और शी क्रिएटेड। सिंस दिस स्टेज इज द फाइनल वन होती है द थिंकर मे वेल मेक सम मॉडिफिकेशन टू हिज और आइडियाज विच ही और शी रीच इन द प्रीवियस स्टेजेस। कई बार क्या होता है जब मैंने अर्ली स्टेज में पढ़ा कि उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाती है। एंड इन दिस स्टेज थिंकर शुड रीवर्क द स्ट्रक्चर। अगर वो फिर से उसको रीस्ट्रक्चर करता है, रीफॉर्मुलेट करता है अपने जो है प्रॉब्लम को, तो उसके ऊपर फिर से उसको क्या करना पड़ता है, उस पर फिर से अगेन रीवर्क करना पड़ता है और जो कलेक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर डिटेल में अपनी रिकॉल करके अपना जो अनकॉन्शियसली सोच के या जो भी अपने जो दिमाग के अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, तो उसमें फिर क्या होता है अगर उसको लगता है कि वो सही है तो उसको अडेप्ट करता है, नहीं तो फिर से उसको रिफॉर्मुलेट करता है और फिर से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। मेनली क्या होता है जो उसको सोल्यूशन मिला है ना, ये उसको वेरीफाई करता है कि जो उसकी प्रॉब्लम थी वो उसको उसके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन आया है या नहीं आया। इन सम सिचुएशन द अबव स्टेजेस में अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर। कई बार क्या होता है डिफरेंट ऑर्डर में, जैसे हमने अभी इसमें क्या किया, प्रेपरेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, देन वेरिफिकेशन। कई बार क्या होता है वो सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कोई भी क्या है पहले सोल्यूशन आ जाता है उसको बाद में वो जो है प्लान करता है उसके बारे में कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वह उसको पता होता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने क्या है कि डिफरेंट ऑर्डर और कंबाइन इनटू 2 or 3 स्टेजेस दे ऑल्सो डू नॉट अकर रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम एरिया अलाउज हिम और हर टू पास ओवर द फर्स्ट स्टेज। पहले वो प्रेपरेशन की स्टेज को पास कर मूव ऑन दी
नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन इवन टू दी थर्ड स्टेज। तो कहने का मतलब कि कभी उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जो है उसका जो ये जरूरी नहीं कि जो पैटर्न है, जो ये डिफरेंट जो ऑर्डर जो है वो यही रहेगा। ये कई बार वो सीक्वेंस चेंज होने से कई बार वो पहले क्या करता है, उसको जब प्रॉब्लम उसके दिमाग में आ जाए, उसका सोल्यूशन पहले आ जाता है, तो उसके हिसाब से वो सोचता है कि हम इसके ऊपर फर्दर हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो उसके अगेन वो वर्कआउट जो है वो स्टार्ट कर देता है नए एरिया के अंदर। तो अब ये क्या था हमारी स्टेजेस। अब क्या क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस क्या है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है या नहीं है, इसमें भी टाइम टू टाइम लोगों ने उनकी डिफरेंट है ओपिनियंस हैं। तो इसमें क्या है, इन वन एक्सट्रीम ओपिनियन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिगार्डेड एज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ। इसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट है, कुछ लोग कहते हैं ये दोनों इंटररिलेटेड है। इंटेलिजेंस इज नॉट सपोज टू इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज व्यूड एज मेंटल ऑपरेशन। ये सब क्या है, इनके बारे में सब क्या आप इसमें ओपिनियन देखेंगे लोगों की। उसमें क्या है, जैसे टर्मन ने 1925 में क्या कहा है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी रिलेशन नहीं है इनका। टर्मन ने कहा कि ए हाई IQ हैज़ प्रूवन एंड इनसफिशिएंट फॉर क्रिएटिविटी एवर सिंस। उन्होंने क्या कहा है, हाई IQ होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है क्रिएटिव है। यानी उन्होंने कैसे किया कि 1528 उन्होंने हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन लिए विच हैड ए मीन IQ ऑफ 151। उनका IQ बड़ा हाई था, उन्होंने हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन लिए। वाइल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अचीव रिमार्केबल ऑक्यूपेशन सक्सेस, क्योंकि उनका IQ हाई था, IQ का स्कोर हाई था, उनको इंटेलिजेंट थे वो, लेकिन नन ऑफ देम शोड ए नॉट वर्ड द साइन ऑफ क्रिएटिव। कोई भी इनमें से क्रिएटिव नहीं था। दो वो इंटेलिजेंट थे, उनके IQ स्कोर काफ़ी हाई था, लेकिन वो क्या थे, कहीं पे भी उनको जो है उनके परफॉर्मेंस में क्रिएटिविटी नहीं मिली। इसी तरह से उन्होंने और भी आगे बताया कि कहने का मतलब जो टर्मन ने बताया 1925 में कि जो IQ और जो क्रिएटिविटी दोनों रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कि हाउएवर ए क्रिएटिव पर्सन IQ, उन्होंने इसी को ही किया है कि IQ हैज़ बिन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी एटलीस्ट ए स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन ऑफ। अब ये गिलफर्ड का आ गया। गिलफर्ड ने क्या कहा है कि क्रिएटिव पर्सन जो है उसका हैज़ IQ मोर देन मीन। उन्होंने क्या कहा है कि जिसका वो जो क्रिएटिव पर्सन जो होता है उसका IQ मोर देन होना चाहिए। इन्होंने माना इस चीज़ को कि हाँ दोनों में रिलेशन होता है। सजेस्टेड ए हाइपोथेसिस दैट ए मिनिमल लेवल ऑफ IQ ऑफन आर्बिट्रेरी सेट टू 120 शुड बी नेसेसरी। इतना उनका IQ होना चाहिए जो कि हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ये जिसका IQ हाई होगा वो इंटेलिजेंट है, वो क्रिएटिव है, बट नॉट सफिशिएंट। इतना हाई IQ तो ठीक है, इतना उससे ऊपर का जो IQ होगा उसका हम क्या मानते हैं, ये इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन इनका लिंक है। उन्होंने क्या कहा था इसके अलावा कि उन्होंने क्या कहा था जो इतना थ्रेशोल्ड तक जरूरी है, उसके नीचे होने वाले को हम जो है क्रिएटिव नहीं कह सकते। एटलीस्ट उन्होंने कहा कि जो IQ जो है एक स्टैंडर्ड जो होता है उससे IQ मोर देन होना चाहिए, मोर देन मीन और एवरेज उनका जो डेविएशन का है एटलीस्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उन्होंने कहा वो ज़्यादा उनका होना चाहिए जो है जो क्रिएटिव बंदा होता है उसका। अब हेज ने क्या कहा है 1989 में, उन्होंने क्या प्रोपोज ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेट हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या माना कि इन दोनों का विच अडाउटेड इंट्रिंसिक लिंक्स बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या माना कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है हाई लेवल एजुकेशन, क्योंकि इसके लिए क्या होता है आपके लिए हाई लेवल फॉर्मल एजुकेशन जरूरी होती है क्रिएटिविटी के लिए, ना कि इंटेलिजेंस। जैसे इन्होंने लिखा है ना, इंस्टेड इट स्टेट्स दैट मोस्ट पॉसिबिलिटी टू डिस्प्ले रिकॉग्नाइजेबल लेवल ऑफ क्रिएटिविटी लाइक ऑक्यूपेशन इन आर्किटेक्चर है, साइंस सिंपली रिक्वायर हाई लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो आदमी जितना एजुकेटेड होगा उतना वो क्रिएटिव होगा, ये उन्होंने माना था। अब आ जाओ मेजरमेंट पे। मेजरमेंट के अंदर क्या डिफरेंट 3 तरह के जो अलग अलग जो है इसमें टाइम टू टाइम लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो TTCT टेस्ट जो इसमें इन्होंने दे रखा है। इसमें क्या है कि हॉल्ट एंड क्रज ने कहा 1995 में, उन्होंने डिफरेंट टेस्ट बताए कि कैसे जो है इसको सेवरल टेस्ट डेवलप बाय द फॉर दिस असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या है 3 टेस्ट मेनली हैं, हॉल्ट एंड क्रज का प्रेजेंटली टॉरेस्ट है TTCT और टॉरेंस 1966 एंड ये वाला जिसको हम बोलते हैं पहले 1995। इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इन्होंने 1995 में हॉर्ट्स एंड क्रक्स का नाम जुड़ा हुआ है किससे कि इन्होंने डिफरेंट टेस्ट बताए। कौन कौन से, फर्स्ट था जो है TTCT जिसको हम बोलते हैं टॉरेंस 1966, फिर वॉल एंड कॉगन का टेस्ट है, देन गिलफर्ड की बैटरी है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड कौन सा होता है TTCT टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने क्या माना है मेनली, जो अभी हमने पीछे भी किया था, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी हमने जो है अपनी
इस टेस्ट के बारे में डिटेल में अभी बात की थी कि इसमें हमारे को फ्लुएंट होना चाहिए, आइडियाज़ को हमने फ्लुएंटली हमें लेना चाहिए, हमारे आइडियाज़ जो है ओरिजिनल होने चाहिए। हमने अभी 63 पेज नंबर पे किया था अपनी अर्लियर वीडियो के अंदर, जब हमने एस्पेक्ट्स ऑफ जो है क्रिएटिविटी किया था, तो हमने इन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में जो बात की थी वही जो है TTCT के यही सारे के बारे में हमने किया था कि फ्लुएंसी के लिए इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं। ओरिजिनलिटी में हमने क्या किया था कि हम कितने ओरिजिनल हैं हमारे आइडियाज़। इसके अलावा हमने फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की थी, इनके रिवाइज वर्जन में था। फ्लेक्सिबिलिटी की हमने बात की थी कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं उन आइडियाज़ को लेने के लिए, और कितना हमारे आइडियाज़ ओरिजिनल हैं। इलेबरेट कितना हम जो है आइडियाज़ को इलेबरेट कर सकते हैं, अपने कितना उनको डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी किया था जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्टनेस भी किया था, जिसमें हमने इमेजिनेशन की बात की थी, कितना हम डिफरेंट तरीके से उनको सोच सकते हैं आइडियाज़ को, इमेजिनरी। एंड उसके अलावा हमने रेसिस्टेंस टू प्री मैच्योर क्लोजर भी किया था। तो ये जो है हमने ऑलरेडी अपने इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी में हम इसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो आता है इसकी जो थ्योरी थी उनका कैसे जो है क्रिटिसाइज लोगों ने किया, उसमें क्या था, रेस्पॉन्स सेट माइट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, दस डिफरेंट ऑर्डर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द आइटम लीड्स टू डिफरेंट। अगर हम इन जो इसके जो क्वेश्चन है, जो टेस्ट है, अगर इनके आइटम्स है यानी क्वेश्चंस का अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंट आते हैं। अगर उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसी ऑर्डर में करते हैं, तो ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से जो रिजल्ट होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। देन है क्रिएटिविटी टेस्ट एडमिनिस्टर अंडर द डिफरेंट कंडीशन लीड टू डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। अगर हम जो कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, अगर डिफरेंट कंडीशन में करते हैं, तब भी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंट आती है, सेम उनकी सब्जेक्ट्स की। रेटर्स ऑफ द TTCT माइट डिफर कंसिडरेबली इन देयर स्कोर्स टू ए सिमिलर पर्सन। सेम पर्सन जो होते हैं, इवन जो रिजल्ट जो होते हैं डिफरेंट जो रेटर्स होते हैं वो करते हैं, तो वो भी अलग आते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ इज जो उसका जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, वो इनएडिक्वेट है। तो मेनली क्या है कि हमने इस जो है मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ लिया, जिसमें इन्होंने दिया था कि कैसे जो है मेन जो TTCT थ्योरी है जो इसमें आता है। फिर हमने जो ये उसके बाद जो है वॉल्क एंड कोगन के बारे में इन्होंने कोई खास यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इसके अलावा जो गिलफर्ड की बैटरी जो है आपको याद होगा, हमने अभी पीछे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में किया था गिलफर्ड में, जिसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज की थी, जिसमें गिलफर्ड ने कंटेंट है, ऑपरेशन है, अपने इन सब के बारे में बताया था, प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो किया था गिलफर्ड का, ये उसी के बारे में है कि क्या उसके लिए आपने वो इंटेलिजेंस जो मॉडल था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इन्होंने 150 फैक्टर्स के बारे में कहा था, आपको याद होगा, जहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे हमने TTCT के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। और गिलफर्ड बैटरी वही है जो कि आपका गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल था, जिसमें शुरू में उन्होंने 120 फैक्टर्स की बात की थी, उसके बाद इन्होंने 150 फैक्टर्स की बात की, जिसमें इन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की थी। कंटेंट डायमेंशन था, ऑपरेशन डायमेंशन था, एंड प्रोडक्ट डायमेंशन था, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में 4x5x5 लिया था, बाद में इन्होंने कंटेंट वाले के अंदर एक और ऐड करके जो है 5x5x6 करके उसको 150 फैक्टर्स में डिफाइन किया था। तो ये उसी के बारे में आएगा कि उसके लिए जो है वो जो है इंटेलिजेंस, वो भी उसके लिए भी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए हम उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम